In this video, I'm going to discuss the process of web publishing, e-commerce, and then different applications of the internet. So let's begin with the concept of web publishing. Web publishing is a process that is used for the development and maintenance of websites. यानी वेब पब्लिशिंग के प्रोसेस को यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हैं. यहाँ पर हम एक चेंज कर देते हैं वेब पेजेस को वेबसाइट्स से आप रिप्लेस कर दें. तो वेब पब्लिशिंग का बेसिक पर्पज़ ये है कि हम अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करें, उसके बाद उस वेबसाइट को हम डेवलप करें, फिर उस वेबसाइट को हम इंटरनेट पे लाइव करें और उसके बाद जैसे हमने उसमें चेंजेस करनी है उनको कंडक्ट करें. तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज़ प्लान ए वेबसाइट, सेकंड वन इज़ एनालाइज एंड डिज़ाइन ए वेबसाइट, थर्ड वन इज़ क्रिएट ए वेबसाइट, फोर्थ स्टेप इज़ टू डिप्लॉय ए वेबसाइट, एंड फिफ्थ स्टेप इज़ ए maintenance of website. Now let's talk about plan a website. This is the first step. किसी भी चीज़ को क्रिएट करने से पहले हम उसको प्लान करते हैं. यानी वेबसाइट क्रिएट करने से पहले हमने ये सोचना है कि हमने वेबसाइट बनानी किस टॉपिक पे है. क्या हम हेल्थ के टॉपिक पे क्रिएट करना चाहते हैं, क्या हम फोटोग्राफी के टॉपिक पे क्रिएट करना चाहते हैं, क्या हम स्टूडेंट्स को जनरल किसी भी चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करने के लिए वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, या हम अपना कोई ऑनलाइन स्टोर ओपन करने जा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? प्लान है वेबसाइट में. टू डेवलप द बेसिक आइडिया about a website. For this we can consider our interests, we can consider the things we used to love, or we can create website for the intent of doing business, for earning money. ये चीज़ें आती है प्लान वेबसाइट में. सेकंड स्टेप is all about analyzing and designing a website. जब हमने प्लान क्लियर आउट कर लिया उसके बाद हमने एनालाइज करना है कि हम वेबसाइट को किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, कौन से टॉपिक एक्सक्लूड करेंगे, फिर हमारी वेबसाइट की मेन्यू किस तरह की होगी, उसकी कलर स्कीम किस तरह की होगी, उसका फ़ॉन्ट किस तरह से होगा. तो ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करते हैं. इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं? हम अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट में दूसरी वेबसाइट्स देख सकते हैं जो दूसरे लोगों ने क्रिएट की. उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि उन्होंने वेबसाइट किस डिज़ाइन से क्रिएट की है, लोग उन वेबसाइट्स को कितना पसंद कर रहे हैं, कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप की इंफॉर्मेशन है उसमें, क्या बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है या बहुत ही माइनर सी इंफॉर्मेशन है. ये चीज़ें हम एनालिसिस में करते हैं. द थर्ड स्टेप इज़ क्रिएट ए वेबसाइट. This is the technical step. In this step, we use the knowledge of information technology to develop a website. अब वेबसाइट डेवलप करने के लिए आपको कुछ टूल्स रिक्वायर हैं. वो कौन से टूल्स हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ. टूल्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए वेबसाइट. सबसे बेसिक टूल जो हमारे पास है वो HTML. दिस स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. यानी इसमें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं व्हाट आर द हेडिंग्स, हम पैराग्राफ डिफ़ाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफ़ाइन होल कंटेंट ऑफ द वेबसाइट इन HTML. द सेकंड लैंग्वेज इज़ CSS, कैस्केडिंग style sheets. We can use cascading style sheets to define the colors, the overall design and overall looks of our website. Then comes the jQuery. This is mostly used for animations, for sliders, for sliding pictures, for different sort of effects. And then comes PHP or ASP or JSP. These are all different languages
which are used to develop a website. However, for quicker development of website, we are provided with WordPress, Joomla. These are the leading technologies that are used for creating website. For using WordPress, you don't need to master all these. There are a lot of built-in things in WordPress that you can use for creating a website, and you can follow a few simple and easy steps for creating the whole website. After creating a website, the next step is to deploy a website. Now, deploy a website means that you have to get a domain name and you have to get a hosting space on the server, and then you have to launch your website into live position. For web publishing, we need domain name. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने वेबसाइट प्लान भी कर ली, उसको एनालाइज भी कर लिया. अब हमने ये देखना है कि हमारी वेबसाइट का नाम क्या हो. तो ये नाम कौन डिसाइड करेगा? हम डिसाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरी वेबसाइट का नाम होगा abcd.com, तो ये डोमेन नेम. अब डोमेन नेम फ्री नहीं मिलते, इनको परचेज़ करना पड़ता. इनकी कोई कॉस्ट होती है. नो डाउट इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती. ऑन एवरेज $12 to $15 पर ईयर इनकी कॉस्ट होती है. लेकिन बाज़ डोमेन्स ऐसी होती हैं जो प्रीमियम डोमेन्स हैं, उनकी कॉस्ट $1000 में भी चली जाती. तो वेबसाइट प्लान करने के बाद उसे डिप्लॉय करने के लिए हमें सबसे पहले डोमेन नेम परचेज़ करना पड़ेगा. अब डोमेन नेम का मतलब ये है कि सिर्फ हमें नेम मिला कि हमारी वेबसाइट का ये नाम होगा. सेकंड जो हमें रिक्वायर है वो है होस्टिंग. You can call hosting as a storage space. We have got the domain name. We have already developed a website. But where can we store the content of our website, or where can we store the web pages of our website? So we will be using hosting for storage of our web pages. So hosting provides the basic storage mechanism for your website. All the web pages, all the images, all the videos, or all the audio files related to your website are stored in the hosting space. Hosting space is also not free. You will have to purchase it. For purchasing domain and hosting, there are different sites on the internet: GoDaddy, Namecheap, and HostGator. These are the three main and famous websites. You will find out many websites if you browse the internet. After purchasing the domain name and hosting, we have to connect domain name and hosting. The IP address I was talking about will be given by the hosting, and we will connect the domain name to that hosting. It means the mapping of the domain name and the IP address will be done in this step. तो कनेक्टिंग डोमेन नेम एंड होस्टिंग का बेसिक मीनिंग ये है कि डोमेन नेम से हमें सिर्फ नेम मिला, होस्टिंग से हमें सर्वर में स्टोरेज स्पेस मिल गई जिसका कोई ना कोई IP एड्रेस है. अब इन सब को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा कि इस नेम के अगेंस्ट ये IP एड्रेस है. ये काम किस स्टेप में परफॉर्म करेंगे? कनेक्टिंग डोमेन नेम एंड होस्टिंग. अब थर्ड स्टेप हमारा सिंपल है. हमने सिंपल अपने वेबसाइट के जितने भी वेब पेजेस हैं, जितनी भी इमेजेस हैं, जितनी भी ऑडियो और वीडियो फाइल्स हैं, उनको होस्टिंग पे अपलोड कर देना है. और जैसे ही हम ये चीज़ें अपलोड करेंगे हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी. उसके बाद स्टेप आता है मेंटेन ए वेबसाइट. मेंटेन ए वेबसाइट मीन्स टू डू चेंजेस इन द वेबसाइट. वी कैन चेंज different pages, we can change images, we can change audio, we can add new pages, we can delete some old pages, we can update some old pages. All these steps are covered under the head of maintain a website. So basically this is the whole idea for web publishing. Next topic is e-commerce. E-commerce stands for electronic commerce or electronic business. E-commerce is a business transaction
that occurs over an electronic network. Computer network is an electronic network because all the communication devices and all the computing devices use electricity. That's why we call it e-commerce, to earn money by using electronic network. Commerce means to do business, to get some profit. And how you get profit? Through business transactions. You either sell something, you either purchase something, you lend something to any other person. All these come under the category of e-commerce. ई-कॉमर्स में एक कैटेगरी आती है एम कॉमर्स. एम कॉमर्स मीन्स मोबाइल कॉमर्स. टू कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट पीसीज, दिस इज़ नॉन एज मोबाइल कॉमर्स. जैसे कि हम लोग आजकल अपने मोबाइल्स पे मोबाइल बैंकिंग की ऐप्स यूज़ करते हैं, फूड पांडा ऐप यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम उबर क्रीम यूज़ करते हैं. तो ये सारी जो आपकी एप्लीकेशंस हैं ये एम कॉमर्स को सपोर्ट करती हैं. ई कॉमर्स की 3 टाइप्स हैं. एक है बिज़नेस टू बिज़नेस, सेकंड वन इज़ बिज़नेस टू कंज्यूमर एंड थर्ड वन इज़ कंज्यूमर टू कंज्यूमर. अब हम इनको डिस्कस करते हैं. व्हाट इज़ बी टू बी कॉमर्स? बी टू बी कॉमर्स स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स. In this sort of e-commerce, both the parties are business organizations. For example, we use Food Panda. Food Panda has a listing of restaurants in different cities of your country. When we order some food using Food Panda, the e-commerce between the Food Panda company and the restaurant is B2B commerce. यानी इसको आप ऐसे देखें ना, हम कंज्यूमर हैं क्योंकि हमने कुछ चीज़ ऑर्डर करनी है, हमने मंगवानी है, हमने खानी है. हम किसके थ्रू ऑर्डर कर रहे हैं? फूड पांडा के थ्रू. लेकिन किसको ऑर्डर कर रहे हैं? किसी रेस्टोरेंट को. अब ये प्रोसेस कैसे चलता है? हमने फूड पांडा के थ्रू किसी रेस्टोरेंट को ऑर्डर प्लेस कर दिया. अब फूड पांडा ने रेस्टोरेंट के पास जाना है, उनसे फूड प्रिपेयर करवानी है, फिर उस फूड को पिक करना है और वो फूड ला के हमें प्रोवाइड कर देनी है. हम डायरेक्टली रेस्टोरेंट को पे नहीं करते, हम पे करते हैं फूड पांडा को. लेकिन फूड पांडा भी तो कुछ अमाउंट रेस्टोरेंट्स को पे करता होगा ना. तो फूड पांडा और रेस्टोरेंट के दरमियान जो कॉमर्स होगी वो बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स होगी. बिजनेस टू कंज्यूमर कॉमर्स क्या है? B2C कॉमर्स. वन पार्टी इज़ बिजनेस एंड अदर पार्टी इज़ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर. जैसे फॉर एग्जांपल हम फिर यही बात करते हैं कि मैंने फूड पांडा से फूड ऑर्डर की. मैं कंज्यूमर हूँ, फूड पांडा एक कंपनी है जो कि बिज़नेस कर रही है. मेरे और फूड पांडा के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो क्या होगी, या ई कॉमर्स होगी, वो क्या होगी? बिज़नेस टू कंज्यूमर. इसी तरह आप दराज रोड पीके से कोई चीज़ परचेज़ करें. दराज इज़ डूइंग बिजनेस, इट्स ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन and you are the consumer. So the commerce between Draz.pk and yourself will be business to consumer commerce. The third type is C2C commerce, consumer to consumer. Both the parties taking part are consumers. Just like OLX, I need to sell my bike. मैं जस्ट एक ऐड लगा दूंगा OLX पे. किसी दूसरे पर्सन को बाइक चाहिए, वो वहाँ से ब्राउज़ करेगा और मेरे साथ कांटेक्ट करेगा. तो इस टाइप की कॉमर्स को हम कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारे पास आती हैं एप्लीकेशंस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब. पहली एप्लीकेशन है ईमेल. ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. ईमेल इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस एंड फाइल्स वाया ए कंप्यूटर नेटवर्क. यानी आप किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करते हुए फाइल्स को भी सेंड कर सकते हैं, फाइल्स को रिसीव भी कर सकते हैं, किसी ऑडियो वीडियो किसी डॉक्यूमेंट को भी सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल. अब इलेक्ट्रॉनिक मेल किस कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करता है? तो आंसर सिंपल है, इंटरनेट को यूज़ करता है. ईमेल प्रोसेस के लिए आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए जिसे हम ईमेल प्रोग्राम कहते हैं. एन ईमेल प्रोग्राम allows you to create, send, receive, forward, store, print and delete
ईमेल मैसेजेस। जैसे gmail.com है, नो डाउट जीमेल जो है वो एक वेबसाइट भी है, लेकिन किस टाइप की वेबसाइट है, जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आप ईमेल्स क्रिएट करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं, उसी के थ्रू आप ईमेल्स को रिसीव भी करते हैं। जो पहले से ईमेल स्टोर्ड हैं उनको डिलीट कर सकते हैं, उनको इम्पोर्टेंट आप डेजिग्नेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो जीमेल को आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली जीमेल इज़ एन ईमेल प्रोग्राम। अब यहाँ पर मैंने बात की कि वी कैन अटैच फाइल्स इन द ईमेल। सो देयर इज़ ए लिमिट on the size of files. You can attach up to 25 megabyte in a single email. You can't attach files having space greater than 25 megabyte. So how we will send the files having size greater than 25 MB? ऐसी फाइल्स जिनका साइज़ 25 MB से ज़्यादा, या ऐसा डाटा जिसका साइज़ 25 MB से ज़्यादा, उसको हम ईमेल के थ्रू कैसे सेंड कर सकते हैं? तो उसके लिए हम ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइडर्स यूज़ करते हैं, जैसे गूगल ड्राइव, मीडियाफायर, मेगा एनजी, वन ड्राइव। अब ये जो ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइडर्स हैं, ये फ्री के भी हैं, पेड भी हैं। जो फ्री हैं वो आपको लिमिटेड स्पेस देते हैं, जो पेड हैं उनमें आपको एडिशनल स्पेस मिलती है। हाउ कैन वी डू इट? First of all, we will upload the files to the online storage providers. Then we will generate a shareable link. The third step will be copy the link and paste it in the email address, and then we can send the email. The receiver can download the files directly from our online storage providers. They don't need to have their own storage space because we have given them the link of the files. So they can use that one. So हमारा सिंपल प्रोसेस क्या बना कि अगर हमने 25 MB से ज़्यादा फाइल्स भेजनी है, तो या तो हम ऐसा करेंगे कि उन फाइल्स को अलग-अलग ईमेल में अटैच करें, जो एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो सेकंड प्रोसेस क्या है कि हम ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइडर्स को यूज़ करें। कुछ उनमें से फ्री हैं, कुछ पेड हैं। इस प्रोसेस को हम कंडक्ट कैसे करेंगे? हम सबसे पहले ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइडर्स पे अपनी फाइल्स अपलोड करेंगे, उसके बाद हम वहाँ से शेयरेबल लिंक जनरेट करेंगे, उस लिंक को कॉपी करेंगे और ईमेल के मैसेज में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम इस ईमेल को सिंपली रिसीवर को सेंड कर देंगे, और रिसीवर को फ़ाइल नहीं एक्चुअली मिलेगी, एक्चुअली लिंक मिलेगा। और जब वो लिंक ओपन करेगा तो वहाँ पर उसके पास फाइल्स को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये एक बेटर वे है ज़्यादा लार्ज कैपेसिटी की फाइल्स को सेंड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है मेलिंग लिस्ट। मेलिंग लिस्ट किसे कहते हैं? A mailing list is a group of email names and addresses given a single name. जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे स्टूडेंट हों किसी एक क्लास के, लेट्स सपोज BS ज़ूलॉजी 4th सेमेस्टर के, आप में से हर एक का ईमेल एड्रेस हो। अब बजाय इसके कि मैं हर एक को अलग-अलग इंडिविजुअल ईमेल मैसेज भेजूँ, मैं क्या करता हूँ, एक मेलिंग लिस्ट क्रिएट करता हूँ। उस मेलिंग लिस्ट में आप सब के एड्रेसेस ऐड कर लेता हूँ, और जब भी मैंने फिर ईमेल सेंड करनी हो, मैं उस ग्रुप को सेंड करता हूँ, बजाय कि मैं किसी इंडिविजुअल पर्सन को सेंड करूँ। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेते हैं, हम इसी तरह हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में फैमिली या फ्रेंड्स का ग्रुप बना लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक मेलिंग लिस्ट है कि वी विल क्रिएट ए ग्रुप। द ग्रुप विल कंटेन डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस and the associated names, and when we want to send the message, we will not send it to an individual person, we will actually send the message to the whole group। आप सबको वो मैसेज मिल जाएगा, मुझे आपके ईमेल एड्रेस याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को एक और जगह पर यूज़ किया जाता है। अक्सर वेबसाइट्स पर आपको एक ऑप्शन नज़र आती है, सब्सक्राइब यूजिंग ईमेल एड्रेस। अब ये सब्सक्राइब करने से क्या होता है? जैसे आप किसी वेबसाइट को सब्सक्राइब करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है आप ये शो करवा रहे हैं कि आपको इस वेबसाइट में इंटरेस्ट है, इसके टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, या अगर ये वेबसाइट कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है तो उन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है। तो जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं, वो आपके ईमेल एड्रेस को
आपके नाम के साथ किसी लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जब भी उन्होंने कोई प्रोडक्ट की प्रमोशन भेजनी हो या उन्होंने कोई नया आर्टिकल उस साइट पे पोस्ट किया हो या उस साइट पर कोई नई इन्वेंशन या कोई नई न्यूज़ आई हो, तो वो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर लिस्ट देखते हैं और पूरी लिस्ट को ईमेल सेंड कर देते हैं। तो इससे प्रमोशन भी हो जाती है, कम टाइम में ज़्यादा लोगों में डाटा भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बाज़ वेबसाइट आपको अनसब्सक्राइब की ऑप्शन भी देती हैं। अगर आप अनसब्सक्राइब करें तो आपको मैसेजेस आने बंद हो जाएंगे। जैसे यूट्यूब पे आप डिफरेंट चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको चैनल्स के नोटिफिकेशन आते रहते हैं, और अगर आप अनसब्सक्राइब कर दें तो आपको नोटिफिकेशन आने भी स्टॉप हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन आती है इंस्टेंट मैसेजिंग और IM। इंस्टेंट मैसेजिंग इज़ ए रियल टाइम इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विस। रियल टाइम का मतलब ये है कि सेंडर भी ऑनलाइन है, रिसीवर भी ऑनलाइन है, मैं मैसेज टाइप कर रहा हूँ और सेंडर साथ ही मैसेज को रीड भी कर रहा है और उसका आंसर भी प्रोवाइड कर रहा है। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए आपको कोई मैसेंजर सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप, ईमो, वीचैट और फिर गूगल टॉक। ये सारे के सारे क्या हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग के मैसेंजर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टेक्नोलॉजी आती है चैटिंग। आजकल के दौर में हम मैसेजिंग को या इंस्टेंट मैसेजिंग को चैटिंग कह देते हैं, लेकिन अगर आप आज से 10-15 साल पीछे जाएं तो चैटिंग का मतलब ये नहीं था। चैटिंग का मतलब क्या होता था कि डिफरेंट वेबसाइट्स थी, उन वेबसाइट्स पे चैट रूम्स बने होते थे। हर चैट रूम का कोई ना कोई टाइटल होता था और उस टाइटल से हमें पता लगता था कि इस चैट रूम में टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या। जब भी हम इन वेबसाइट्स को ओपन करते थे, वी यूज टू गेट ए लिस्ट ऑफ चैट रूम्स। ईच चैट रूम हैज़ its own name, had its own purpose. We could judge these by these names and descriptions. For example, वहाँ पर हमारे पास चैट रूम्स होते थे कंप्यूटर्स के बारे में, टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद फ़न के रिलेटेड, गेम्स के रिलेटेड। तो हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चैट रूम ज्वाइन करते थे। अब जब हम चैट रूम ज्वाइन करते थे तो उसमें ऐसा नहीं होता था कि हम पर्सनल किसी एक बंदे के साथ चैट कर रहे हो। जैसे हम चैट रूम ज्वाइन करते थे, उस ग्रुप में जितने लोग होते थे, चाहे 100, चाहे 50, चाहे 1000, हर एक को पता चल जाता था कि कोई नया बंदा इस चैट रूम में ज्वाइन हुआ। तो अगर हम मैसेज टाइप करते थे तो वो ऑटोमेटिकली सारे लोगों के पास मैसेज चला जाता था। बट वी हैड ऑप्शन टू सेलेक्ट ए स्पेसिफिक पर्सन फ्रॉम द लिस्ट टू चैट अराउंड। सो ये भी टेक्नोलॉजी हम पहले यूज़ करते थे। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो है VoIP, वॉइस ओवर IP। वॉइस ओवर IP enables users to speak to one another using internet, also termed as internet telephony। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल करते हैं, व्हाट्सएप अब किसके थ्रू ऑडियो कॉल करता है, इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट के थ्रू भी हम बात कर रहे हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से भी बात कर रहा है, हम एक ग्रुप कॉल भी कर रहे हैं, यानी हम IP को यूज़ करते हुए उस पर अपनी वॉइस को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इसको हम इंटरनेट टेलीफोनी भी कहते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट सॉफ्ट फोन्स हम यूज़ करते हैं, जैसे स्काइप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप भी सॉफ्ट फ़ोन है। इसी तरह हमारे पास जूम है मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, गो टू मीटिंग है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो VoIP के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूज़ ग्रुप। इन न्यूज़ ग्रुप इज़ एन ऑनलाइन एरिया इन विच यूजर्स हैव रिटन डिस्कशन अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि ये एक चैट रूम है, लेकिन इस टाइप का चैट रूम है जिसमें हम न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंट लोग जो किसी एक टाइप की न्यूज़ में इंटरेस्ट हैं वो सारे इसमें डिस्कशन करते थे। और न्यूज़ ग्रुप में एक मैसेज बोर्ड होता था जिसके थ्रू ये सारी डिस्कशन कंडक्ट होती थी। अक्सर ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते हैं इनको इस चीज़ का आइडिया है कि इनके सामने एक नोटिस बोर्ड होता है, तो
तो अगर कोई टीचर कोई भी मैसेज ड्रॉप करे वो सारों को उस नोटिस बोर्ड पे LMS के थ्रू पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है FTP। FTP stands for File Transfer Protocol. What are protocols? Protocols are basically rules used for communication. So it is an internet standard that is used to upload and download files to or from computers on the internet. जब भी हम फाइल्स को अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं हम बेसिकली फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। आप फेसबुक पर अपनी पिक्चर अपलोड करते हैं तो एक्चुअली फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं। आप इंटरनेट से कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हैं तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू डाउनलोड करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में FTP की कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ये हम फ्यूचर में जाके देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम FTP की कैपेबिलिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। FTP की कैपेबिलिटी से होता क्या है, हम अपने कंप्यूटर को FTP सर्वर बना सकते हैं जिस पे हम डिफरेंट फाइल्स प्लेस कर सकते हैं और यूज़र को ये फैसिलिटी दे सकते हैं कि वो यहाँ से फाइल्स अपलोड भी करे और डाउनलोड भी करे। जैसे मैंने इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था filehippo.com, जहाँ पर ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दैट्स बेसिकली एन FTP सर्वर। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है नेटिक्विट। नेटिक्विट इज़ द कोड ऑफ एक्सेप्टेबल इंटरनेट बिहेवियर। इंटरनेट क्योंकि एक ग्लोबल नेटवर्क है, इस पे ग्लोबल कम्युनिटी है, दुनिया जहान के लोग हैं, तो इंटरनेट पे बिहेव करने के लिए, इंटरनेट पे लोगों से बात करने के लिए हम सर्टन रूल्स यूज़ करते हैं। उन रूल्स को हम नेटिक्विट कहते हैं। जैसे कि ये कुछ रूल्स हैं, तो बल्कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में प्लेस कर देता हूँ फॉर बेटर विजिबिलिटी। अब कॉमन नेटिक्विट रूल्स क्या हैं? जैसे ईमेल के लिए नेटिक्विट रूल, कीप मैसेजेस ब्रीफ, यूज़ प्रॉपर ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। क्योंकि हम ईमेल ज़रूरी नहीं कि अपने दोस्त को सेंड करें, हम ज़रूरी नहीं ईमेल अपने टीचर को सेंड करें, हम ईमेल किसी फॉरेन पर्सन को भी सेंड कर सकते हैं जो शायद हमें ना भी जानता हो। तो इसके लिए ग्रामर और स्पेलिंग को प्रॉपरली यूज़ करना ज़रूरी है ताकि वो आपके मैसेज को अंडरस्टैंड कर लें। नेक्स्ट, बी केयरफुल व्हेन यूजिंग सार्कैज़म एंड ह्यूमर। नॉर्मल हम दोस्तों में मजाक करते हैं, लेकिन इंटरनेट पे क्योंकि ग्लोबल कम्युनिटी के लोग हैं तो यहाँ पर हमें तंज़ व मजाक करते हुए ख़ास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि आपकी बात को कोई मिस इंटरप्रेट कर सकता है। बी पोलाइट और अवॉइड यूजिंग ऑफेंसिव लैंग्वेज। रीड द मैसेज बिफोर यू सेंड इट। हमेशा मैसेज को सेंड करने से पहले रिसीव करें, क्योंकि मैसेज सेंड करने से जो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी उस कन्फ्यूजन को आप रिमूव करने में प्रॉब्लम होगी आपको। आप अगले बंदे को समझाने के लिए आपको बार बार मैसेज टाइप आउट करने पड़ेंगे। यूज़ मीनिंगफुल सब्जेक्ट लाइंस, यानी जो ईमेल में आप सब्जेक्ट लिखते हैं ना वो आप इस तरह से लिखें जो उसका पर्पस बता दे। जस्ट लाइक हम डिफरेंट एप्लीकेशंस का सब्जेक्ट नहीं लिखते कि एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। तो जो सब्जेक्ट है ईमेल का वो आपके पूरे कंटेंट को डिफाइन कर रहा हो। उसके बाद इंसल्टिंग मैसेजेस नहीं यूज़ करने। उसके बाद नेटिक्विट ये बताता है कि रिलीजन को हम किसी ऐसी कम्युनिटी में ना डिस्कस करें जहाँ पर डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं। उसके बाद स्पैमिंग नहीं करनी। स्पैमिंग क्या चीज़ है कि आप एक ऐसा ईमेल भेजो जिसकी इंटेंट जो है किसी का पासवर्ड ब्रेक करना हो या जिसकी इंटेंट जो है वो किसी का कंप्यूटर हैक करना हो, ये चीज़ नहीं करनी, ये नेटिक्विट है। उसके बाद ये इमोजीज हम यूज़ करते हैं, ये किसी एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं, इनका यूज़ करना अलाउ है। उसके बाद डिफरेंट एब्रीविएशंस बताई हैं जैसे BTW बाय द वे, इसके बाद FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन। उसके बाद डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर
FAQ पेज होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जब हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, हमारे माइंड में कई क्वेश्चंस आते हैं, तो बजाय इसके कि हम डायरेक्टली किसी पर्सन को ईमेल करें, हमें चाहिए कि हम सबसे पहले एक फॉग का पेज जरूर रीड करें। वहाँ से हो सकता है हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो ये बेसिकली नेटिक्वेट कुछ रूल्स हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा ओवरऑल आर्टिकल था इंटरनेट और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में।